फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक डरी हुई महिला को देखते हैं। उसने गोदाम में ऐसा नजारा देख लिया था कि उसके होश उड़ गए। एक घर में मालिक की बिल्ली को बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। हैरान करने वाली बात यह थी कि यह काम किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक रोबोट ने किया था। इस रोबोट को बनाने वाला एक इंसान था जिसका नाम आयदन था। उसके बेटे की एक हादसे में मौत हो गई थी। इस गम से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। अपने बेटे की याद में उसने अपनी तकनीकी समझ का इस्तेमाल करके ये रोबोट बना लिया। उसने इस रोबोट का नाम भी अपने बेटे के नाम पर रखा, यानी रॉबिन। यही इस फिल्म का नाम भी है। जब उसने देखा कि रोबोट का हाथ हिल रहा है तो वो हैरान तो हुआ ही, साथ में उसे खुशी भी हुई। उसने इस रोबोट रॉबिन को अपने बेटे की तरह ही अपना लिया। ऐसा लग रहा था जैसे आयदन की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई है। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सिर्फ एक मशीन है जो अब अपने दिमाग से खुद सोचने लगी है। इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते थे। अब उसके अंदर इमोशंस भी आ गए थे। उसने बिल्ली को इसलिए मारा क्योंकि उसे लगा कि आयदन का प्यार उस बिल्ली में बंट रहा है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे जलन होने लगी। इसलिए उसने बिल्ली को रास्ते से हटा दिया ताकि आयदन का प्यार सिर्फ उसी को मिले। इसके बाद सीन बदलता है और हम एक लड़के लियो को देखते हैं जो पिछले 5 साल से एक लड़की के साथ था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और आज लियो ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। उसके दोस्त बहुत खुश हो गए, लेकिन लड़की को यह नहीं पता था कि लियो पर बहुत सारा कर्ज है और कर्ज देने वाले हर वक्त उस पर नजर रखते हैं। अब जब उसकी दोस्त लियो से उसके काम के बारे में पूछती है तो वो बात घुमा देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने बहुत खास दोस्त से मिलवाऊंगा जो और कोई नहीं बल्कि आयदन है। वो लियो का अंकल है। ये दोनों बहुत जल्दी उसके घर पहुंच जाते हैं। बातों बातों में आयदन बताता है कि कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। इसी वजह से उसने लियो को भी देर से पहचाना जब लियो ने अपनी पहचान बताई। अब उम्र ज्यादा होने की वजह से अब आयदन ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इसलिए लियो की दोस्त ने उसे सहारा देकर घर के अंदर पहुंचाया। ये सब ऊपर खड़ा वो रोबोट देख रहा था। अब लियो एक जगह बैठकर आयदन की पुरानी तस्वीरें देख रहा था। तभी उसे पीछे की खिड़की से जोर की आवाज सुनाई दी। उसने हैरानी से खिड़की के पास जाकर देखा तो पर्दे के पीछे उसे एक छोटे बच्चे की परछाई दिखी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वहां कोई नहीं था। अब जब वो कमरे से बाहर आया तो उसने फायरप्लेस के पास एक अजीब सा रोबोट बैठे देखा। लियो बहुत हैरान हो गया। इतने में उसकी दोस्त भी वहां आ गई और वो भी हैरानी से उसे देखने लगी। तभी आयदन भी आ गया। उसने बड़े फक्र से कहा कि ये रॉबिन है, एक रोबोट जिसे मैंने खुद बनाया है और ये बहुत खास है। अब उसने रॉबिन की खासियत दिखाने के लिए सबको बाहर जाने को कहा और दरवाजा बंद करने को कहा। लियो की दोस्त ने जब 3 बार दरवाजे पर दस्तक दी और सब अंदर आए तो रोबोट वहां से गायब था। ये देखकर लियो को लगा जैसे घर में और कोई भी है, लेकिन मेड ने भरोसा दिलाया कि यहाँ हम 4 लोगों के अलावा कोई नहीं है। कुछ देर बाद आयदन आराम करने चला गया और मेड उन दोनों से बात करने लगी। उसने कहा कि मुझे आयदन की फिक्र होती है। उसके बेटे के जाने के बाद से उसका बर्ताव बहुत बदल गया है और मैं उसकी फिक्र बिल्कुल अपने बाप की तरह ही करती हूँ। अगली सुबह पता चला कि मेड काम पर नहीं आई। ये बात सबको हैरान कर गई क्योंकि इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने बिना बताए छुट्टी कर ली थी। ये सुनकर आयदन को बहुत चिंता हुई। तभी उसने रॉबिन को देखा जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसे कुछ गड़बड़ लगी पर सीधे पूछने में उसे डर लग रहा था। इसलिए वो किसी बहाने से रॉबिन को गोदाम में लेकर गया। जब उसने रोबोट की जांच की तो उसे उस पर मेड के कपड़ों के टुकड़े मिले। ये देखकर आयदन को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए रॉबिन से पूछा, क्या ये सब तुमने किया? क्या तुमने मेड को मार डाला? पर रॉबिन खामोश रहा। उसकी चुप्पी से ही आयदन को समझ आ गया कि ये सब उसी ने किया है। ये आयदन ने तय किया कि वो रॉबिन को बंद कर देगा। वो गुस्से में उसकी बैटरी निकालकर वहां से चला गया। लेकिन उसे ये सोचकर हैरानी हुई कि कहीं ये रोबोट बिना बैटरी के भी चल न पड़े। उसी रात जब सब सो रहे थे और घर में अंधेरा था तो लियो घर में घूमने लगा। उसका मकसद था आयदन के घर में छुपी तिजोरी और पैसों को ढूंढना ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। उसने बहुत ढूंढा लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मायूस होकर वो वापस लौट आया। अगली सुबह आयदन फिर से गोदाम में जाता है। आयदन रोबोट को चेक करना चाहता था लेकिन उसे हैरानी हुई क्योंकि रोबोट वहां था ही नहीं। इसलिए वो घर वापस आ गया। तभी उसे ऊपर से पियानो की आवाज सुनाई दी। जब वो ऊपर गया तो उसने देखा कि रोबोट शीशे के सामने खड़ा है और बार बार अपनी पलकें झपका रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसानों की नकल कर रहा हो। जब आयदन ने उसकी जांच की तो उसके होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि ये रोबोट बिना बैटरी और पावर के कैसे चल रहा है। उसी रात लियो फिर से तिजोरी ढूंढने के लिए घर में घूमने लगा। इस बार वो ऊपर वाले कमरे में गया जहां एक बक्सा अपने आप खुल गया। जब उसने बक्सा देखा तो उसमें कुछ पुराने खिलौने थे जिनसे कभी आयदन का बेटा खेला करता था। इसके अलावा बक्से में कुछ भी कीमती नहीं था। इससे पहले कि लियो और आगे बढ़ता आयदन वहां आ गया। उसने लियो को पकड़ लिया और समझाया कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए। सब कुछ शांत होने के बाद लियो ने आयदन से उसके बेटे की मौत के बारे में पूछा। तब आयदन ने कहा कि जब हादसा हुआ तो मैं शहर से बाहर था। जब वापस आया तो मुझे बेटे की मौत की खबर मिली।
कुछ लोगों ने कहा कि वो आग में जलकर मरा है, कुछ ने कहा कि उसने खुद अपनी जान ले ली। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज तक पुलिस भी नहीं जान पाई। हादसे के बाद से मेरी याददाश्त भी कमजोर हो गई थी। आयदन को हमेशा ये ख्याल आता था कि क्या रॉबिन सच में मर गया है या वो किसी रूप में अभी भी जिंदा है। अगले दिन पुलिस वाले आयदन के घर आते हैं। दरअसल मेड का भाई बहुत परेशान था क्योंकि उसकी बहन 2 दिन से लापता थी, इसलिए उसने पुलिस में शिकायत कर दी थी। जब पुलिस ने आयदन से पूछा तो उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस ने बताया कि मेड को आखिरी बार इसी घर के गोदाम में देखा गया था। उसने घर जाने के लिए टैक्सी भी बुक की थी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर काफी देर इंतजार करके वापस चला गया। हर बार आयदन यही कहता रहा कि मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए पुलिस भी वापस चली गई। लेकिन हम देखते हैं कि मेड का भाई, जो घर के बाहर छुपा था, चुपके से गोदाम में घुस जाता है। उसने अपनी बहन के फोन पर कॉल किया। तभी फोन की रिंग अंदर से सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो अंदर गया तो उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वहां उसकी बहन की लाश बुरी हालत में पड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से रॉबिन भी आ गया। घबराकर वो पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन रॉबिन ने एक तेजधार लोहे का सरिया उसकी तरफ फेंक दिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद रॉबिन चुपचाप जाकर फायरप्लेस के पास बैठ गया। आयदन उसके पास आया और उसने पूछा, बताओ, क्या तुमने ही मेड को मारा है? लेकिन अब भी रोबोट चुप था। वो बस अपनी पलकें झपका रहा था। फिर उसने एक अंगुली से कुछ लिख दिया। आयदन ने वो लफ्ज पढ़ा और थोड़ी राहत महसूस करके वहां से चला गया। लेकिन इनकी ये बात दरवाजे के पास खड़ा लियो सुन रहा था। वो भी अंदर आया और उस लफ्ज को पढ़ा। लियो को हमेशा आयदन के बेटे रॉबिन की मौत पर शक रहा था। उसने इंटरनेट पर इस मामले से जुड़ी कुछ पुरानी पोस्ट भी देखी थी। उसे एक रिपोर्टर की पोस्ट मिली जिसमें उस हादसे का जिक्र था। तब लियो ने उस रिपोर्टर से संपर्क किया। जब रिपोर्टर को पता चला कि लियो आयदन का भांजा है, तो उसने बिना झिझक सालों पहले हुए हादसे की सारी सच्चाई बता दी। वो उस दिन की बात थी जब रॉबिन का 11वां बर्थडे था। आयदन ने उसके लिए बड़ी पार्टी रखी थी, पर मजाक में उसे कुछ देर के लिए बेसमेंट में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद उसे बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसका बर्ताव बहुत अजीब हो गया था। वो बहुत खतरनाक लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वही बच्चा नहीं रहा। अचानक वो खून का प्यासा बन गया और उसने पार्टी में आए सब लोगों पर हमला कर दिया। उस दिन सारे मेहमान मारे गए, बस आयदन और रिपोर्टर किसी तरह बच पाए। जब रॉबिन ने अपनी मां पर भी हमला किया तो पीछे से एक गोली चली, जिससे रॉबिन की मौत हो गई। रिपोर्टर ने बताया कि वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि खुद आयदन ने चलाई थी। अगर ये बात बाहर आती तो आयदन का नाम खराब हो जाता, इसलिए उसने पुलिस को पैसे देकर इस केस को दबा दिया। ये सच्चाई सुनकर लियो के होश उड़ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तभी उसकी दोस्त भी वहां आ गई। वो गुस्से में लियो पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसने लियो का फोन देख लिया था, जिसमें कर्ज देने वालों के मैसेज आए हुए थे। इस पर लियो ने उसे समझाया कि मैं बस हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए पैसे कमाना चाहता था, लेकिन उल्टा कर्ज में फंस गया। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है, आयदन के घर से कुछ पैसे चुराना। उसने अपनी दोस्त से वादा किया कि कर्ज उतरते ही हम दोनों शादी करेंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे। रात को प्लान के हिसाब से लियो की दोस्त ने आयदन की कॉफी में नींद की दवाई मिला दी। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में सो गया। उसी रात 2 पुलिस ऑफिसर फिर से आयदन के घर आए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने घर के आसपास तलाशी शुरू कर दी। एक महिला पुलिस ऑफिसर बेसमेंट में गई, जहां मेड जाया करती थी। वहां उसने रोबोट को देखा, जिसकी आंखें जल रही थी। वो ये देखकर बहुत हैरान रह गई। वो महिला पुलिस ऑफिसर सोचते हुए रोबोट के पास गई, लेकिन जैसे ही वो उसके पास झुकी, रोबोट ने एक नुकीला हथियार उसके पेट में घूम दिया। ऑफिसर दर्द से तड़पकर नीचे गिर गई। फिर रोबोट ने उसके जिस्म पर एक क्लिप लगाकर करंट छोड़ दिया, जिससे तड़पते हुए उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद दूसरा पुलिस ऑफिसर भी बेसमेंट। जब उसने टॉर्च से देखा तो सामने उसके साथी की जली हुई लाश पड़ी थी। वो डर गया, लेकिन कुछ समझ आता उससे पहले ही पीछे से रोबोट आ गया। उसने उस ऑफिसर पर भी चाकू से हमला कर दिया और उसके चेहरे पर जलता हुआ फ्लेम थ्रोअर छोड़ दिया। इससे उस ऑफिसर की भी वही मौत हो गई। उधर लियो और उसकी दोस्त कमरे में अलमारी और तिजोरी ढूंढ रहे थे। लियो की दोस्त को वहां का फर्श थोड़ा अजीब लगा। उसने जैसे ही फर्श को खिसकाया तो नीचे एक खुफिया बेसमेंट निकला। ये देखकर लियो बहुत खुश हो गया। पहले उसकी दोस्त घबराई, लेकिन फिर वो भी उसके पीछे नीचे उतर गई। लेकिन दोनों को पता नहीं था कि ये सब कुछ रोबोट देख रहा है। नीचे जाकर उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारी शराब की बोतलें रखी थी, लेकिन लियो की नजर शराब पर नहीं थी। वो तो तिजोरी ढूंढ रहा था जिसमें कीमती चीजें छुपी होंगी। तभी उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। इन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब लियो तो आगे बढ़ गया। लियो की दोस्त यही रुक गई ताकि दोबारा देख सके कि वहां कौन है। जब उसने थोड़ा आगे जाकर देखा तो उसके सामने खून से भरा रोबोट खड़ा था। ये देखकर वो जोर से चीख पड़ी और जल्दी से वहां से भाग गई। भागते भागते वो फिर से लियो से आकर मिल गई। दोनों भागते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उनकी तलाश खत्म हो गई। उनके सामने तिजोरी रखी थी।
इसे देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। कुछ देर के लिए उनका डर खत्म हो गया था और दोनों मुस्कुराते हुए तिजोरी खोलने लगे। लियो को याद आया कि आइदन अपने बेटे की बर्थ डेट को ही पासवर्ड रखता है। उसने वही पासवर्ड डाला और तिजोरी सच में खुल गई। लेकिन जब उन्होंने अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। तिजोरी पूरी तरह खाली थी, ना कोई ज्वेलरी थी, ना पैसे। ये देखकर दोनों के चेहरे लटक गए। लियो की दोस्त बहुत उदास हो गई क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि रोबोट के हाथों उनकी जान भी खतरे में है और हाथ कुछ भी नहीं लगा। वो रोने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, एक लोहे की रॉड उसकी गर्दन में आर पार हो गई और वो वहीं मर गई। ये देखकर लियो को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे अपनी दोस्त का गम मनाने का भी मौका नहीं मिला। उसने वहीं पड़ी एक रॉड उठाई और रोबोट पर हमला कर दिया, लेकिन रोबोट फिर भी चल रहा था। अब रोबोट ने एक कांच का टुकड़ा उठाकर लियो पर हमला कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाया। ये वही बेसमेंट था जहां कभी रॉबिन को बंद किया गया था। तभी रोबोट बोलना शुरू कर देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि रोबोट की आवाज में रॉबिन की आत्मा की परछाई थी। वो वहां अपने बचपन की बातें बताने लगा, कैसे उसकी माँ उसे छोटी छोटी बातों पर यहाँ बेसमेंट में बंद कर देती थी। हर झूठ, हर शरारत पर उसे सजा मिलती थी। अब रोबोट ने लियो से पूछा, तुम यहाँ आइदन के घर क्यों आए हो? किस मकसद से आए हो? इस पर लियो ने झूठ बोल दिया कि मैं तो बस वैसे ही उनसे मिलने आया था। ये सुनकर रोबोट ने नेल गन से उसे सजा दी। दूसरी बार पूछने पर भी लियो ने सच नहीं बोला तो उसे फिर दर्द सहना पड़ा। तीसरी बार जब दर्द ज्यादा हो गया तो लियो ने सब सच बता दिया। उसने कहा, हाँ, मैं सच में आइदन का भांजा नहीं हूं। मैंने तो बस उसकी कमजोर याददाश्त का फायदा उठाया ताकि उसके घर में घुसकर पैसे चुरा सकूं। अब लियो खुद को ही कसूरवार मान रहा था। उसने अपनी दोस्त की मौत का जिम्मेदार भी खुद को कहा। तभी लियो ने एक कील निकालकर अपनी रस्सी काटना शुरू कर दी। रोबोट को उस पर अभी भी भरोसा नहीं था। वो नेल गन से उसे फिर से सजा देने के लिए आगे बढ़ा ही था कि लियो ने अपनी रस्सी खोल ली और तुरंत खड़ा हो गया। उसने रोबोट को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और नेल गन उठाकर रोबोट को खत्म करने ही वाला था कि तभी पीछे से आइदन ने गोली चला दी। गोली लगने से लियो की मौत हो गई। असल में आइदन अब सब समझ चुका था कि उसके बेटे रॉबिन की आत्मा पूरी तरह से रोबोट में। अब आइदन को पूरा यकीन हो गया था कि उसके बेटे रॉबिन की आत्मा पूरी तरह से रोबोट में समा चुकी है। इसलिए वो अब किसी को भी अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहता था। उसे डर था कि कहीं फिर से कोई उसका बेटा उससे ना छीन ले। इसीलिए उसने फिर से रोबोट को ठीक किया और पहले जैसा बना दिया। अब वो रोबोट उसके बेटे के रूप में ही नई जिंदगी शुरू कर रहा था। और अगर किसी ने भी इनके बीच में आने की कोशिश की या रोबोट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो खतरनाक रोबोट और ये पागल आइदन उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिल्म यही खत्म हो जाती है।